देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से शेयर बाजार की हर खबर लाइव CNBC आवाज न्यूज सेंटर से। Madam Speaker, our priority will be to significantly improve capacity on the existing high-density networks. पर मेरे मन में सवाल उठता है, ये प्रभु ये कैसे होगा? प्रभु ने तो कुछ जवाब नहीं दिया। तब ये प्रभु ने सोचा कुछ नया जोड़ना होगा, कुछ पुराना तोड़ना होगा। जबरदस्त एक्शन भरे दिन और कल रेल बजट के बाद आज इकोनॉमिक सर्वे और कल है यूनियन बजट। तैयारियां आपकी होनी चाहिए जोरों पर और बाजार इस बीच एक्सपायरी के दिन कमजोरी के साथ बंद होते हुए दिखे। आज आसार है रिकवरी के, लेकिन बजट से पहले कहां आप करें खरीदारी और कहां करें मुनाफा वसूली और क्या हो आपकी रणनीति, इस पर होगा हमारा फोकस। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंह। नमस्कार और मैं हूं हेमंत घई। जी हां, मार्च सीरीज का पहला कारोबारी दिन है आज और पिछली सीरीज काफी खराब थी। 3% की गिरावट हमने देखी। वहां पर कल का सत्र भी देखिए, सेकंड हाफ में दबाव ही देखने को मिला है और जो क्लोज है 8700 के नीचे, ये काफी डिसअपॉइंटिंग क्लोज भारतीय बाजारों के लिए। बुल्स काफी निराश हुए हैं। बेयर्स की फिर से जीत हुई है और पिछली सीरीज दरअसल बेयर्स के नाम ही लिख दी गई थी। लेकिन इस सीरीज में बजट एक इंपॉर्टेंट इवेंट है, उसके ऊपर सबकी नजर रहने वाली है। इससे पहले चलिए बजट की बात करें। दुनिया भर के बाजारों में किस तरह का एक्शन देखने को मिल रहा है, इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं संदीप। कच्चे तेल में काफी तेज उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है ग्लोबली, शायद यही एक क्यू है भारतीय बाजारों के लिए आज। बिल्कुल, इंडियन मार्केट के लिए पॉजिटिव है, लेकिन यूएस के बाजार ने इसके ऊपर नेगेटिवली रिएक्ट किया। डाउ अगर आप देखें तो लाल शान में वहां क्लोजिंग हुई। एसएनपी में भी हल्की कमजोरी के साथ ही क्लोजिंग देखने को मिली और इनफैक्ट जिस तरह का शार्प मूव क्रूड के प्राइसेस में देखने को मिला है वो दरअसल चिंता का विषय है। कल करीब 5.5% के आसपास की कमजोरी हमने नाइमेक्स क्रूड में बनते हुए दिखी। $48 के आसपास के लेवल्स फिर से वहां देखने को मिल रहे हैं। एक समय पर हमने $55 के आसपास के लेवल्स देखे थे, तो शार्प करेक्शन दरअसल उन लेवल से देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से एनर्जी शेयरों पर काफी प्रेशर था। और उसके साथ साथ जो आर्थिक आंकड़े आए, चाहे सीपीआई की बात करें, उसमें जितना अनुमान था उससे ज्यादा कमजोरी देखने को 2008 के बाद सबसे बड़ी गिरावट वहां दर्ज की गई और साथ ही साथ बेरोजगारी दावा जितना अनुमान था वहां पे बढ़ने का, उससे कहीं ज्यादा बढ़कर वो नंबर्स निकल के सामने आए। 2,85,000 का अनुमान था, 3,13,000 पे वो आंकड़ा निकल के सामने आया। तो इन सबके चलते हमने देखा काफी वॉलेटाइल मूव था और डाउ एसएनपी इनफैक्ट लाल निशान के साथ बंद हुए। नैस्डैक में जरूर हमने देखा हरे निशान के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। 5,000 का जो अहम स्तर है उससे केवल 12 अंक के आसपास की दूरी पे वहां क्लोजिंग देखने को मिली। लेकिन यूरोपियन मार्केट्स में अगर आप देखें तो अच्छे आर्थिक आंकड़े, अच्छे नतीजों के दम पे हमने देखा काफी अच्छी क्लोजिंग हुई। 1/4 से 1% के आसपास के गेंस वहां देखने को मिले। कल आपको याद हो तो चाइना का फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई आंकड़ा था जो कि 4 महीने के हाईस पे था, तो उसकी वजह से बेसिक रिसोर्सेज सेक्टर के लिए पॉजिटिव खबर थी। उसके साथ साथ स्पेन, यूके के जो जीडीपी आंकड़े आए थे, जर्मनी के जो बेरोजगारी के आंकड़े आए थे वो काफी अच्छे निकल के सामने थे, जिसके ऊपर पॉजिटिवली रिएक्ट यूरोपियन मार्केट्स ने किया। लेकिन ये ज्यादातर जो खबरें हैं उसके ऊपर इंडियन मार्केट्स भी रिएक्ट कर चुके हैं और एशियन मार्केट्स में इसी वजह से हम देख रहे हैं कि यूएस के तर्ज पे ज्यादा मिले जुले ट्रेड्स देखने को मिले हैं। केवल निके को अगर आप देखें तो वहां पे हर इंसान के साथ कारोबार देखने को मिल रहा है। शंघाई इनफैक्ट अब पॉजिटिव टेरिटरी में खुला है, लेकिन निके में जो येन की कमजोरी है उसका फायदा देखने को मिला है। लेकिन बाकी सभी बाजार अगर आप देखेंगे तो लो लेवल से जरूर रिकवरी दिखा रहे हैं, लेकिन काफी मिला जुला कारोबार आज हम देख रहे हैं कि एशियन मार्केट्स में देखने को मिला। लेकिन एसजेएक्स निफ्टी, जैसे आप कह रहे थे हेमंत, जो कच्चा तेल नीचे आया है शायद उसी का इंपैक्ट देखने को मिला, जिसकी वजह से करीब 27 पॉइंट के आसपास की तेजी की इंडिकेशंस वहां पे। तो ओवरऑल कच्चे तेल के ऊपर भी पूरा प्ले अप देखने को मिला है, जिसकी वजह से इंडियन मार्केट में शायद आज पॉजिटिव शुरुआत देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। नाइमेक्स ज्यादा गिरा है, दरअसल 5%। ब्रेंट जिसको भारत फॉलो करता है वो ज्यादा नहीं गिरा है, लेकिन फिर भी कच्चे तेल में थोड़ी गिरावट जरूर देखने को मिली है। 61 के नीचे ब्रेंट क्रूड इस समय ट्रेड करता हुआ। अनिल, भारतीय बाजार यहां से कुछ यूज लेंगे या फिर अब सबको इंतजार रहेगा कि बजट देखकर ही तेजी करेंगे या मंदी करेंगे? और बिल्कुल, भारतीय बाजारों के लिए इस वक्त हमारे अपने ट्रिगर्स ज्यादा अहम है और वैसे भी ग्लोबल मार्केट्स में ज्यादा एक्शन हो नहीं रहा है। कल भी आप देखिए और परसों भी देखिए डाउ काफी फ्लैट क्लोजिंग दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। और इंटरेस्टिंग बात ये जो क्रूड की बात संदीप कर रहे थे, ब्रेंट क्रूड में और नाइमेक्स क्रूड में अब फिर से जो गैप है वो धीरे धीरे थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिख रहा है और ये इंटरेस्टिंग है। लेकिन अब भी ये कहेंगे कि क्रूड के दाम भी भारतीय बाजारों के लिए एक्सेप्टेबल लिमिट्स में है। ग्लोबल मार्केट्स के लिए जरूरी है कि क्रूड और कमोडिटीज के दाम कम होते तो शेयरों पर जो असर आता है उसका एक नेगेटिव इंपैक्ट आपको शेयर मार्केट पर देखने को मिल रहा है। तो थोड़ी कमोडिटीज स्टेबल रहे, गिरे नहीं, वो ग्लोबल मार्केट्स के लिए बेहतर। लेकिन मुझे लगता है हम ग्लोबल संकेतों को फिर से क्लोजली या फिर यूं कहें कि डे टू डे बेसिस पर पढ़ना शुरू करेंगे शायद सोमवार या मंगलवार के बाद।
ओके, चलिए तो ये संकेत निकल कर आ रहे हैं दुनिया भर के बाजारों से, लेकिन एफआईआईज ने जिस तरह से पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन से भारतीय बाजारों में खरीदारी करी है, ये वो एक संकेत है जो बुल्स को रोशनी दिखाता है कि देयर इज लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। लेकिन देखिए आप फिर भी बाजार कमजोर हो जाता है। कल की डील में हालांकि एक बड़ा हिस्सा भारतीय इंफ्राटेल की ब्लॉक डील का है, लेकिन उसको हटा भी दीजिए तो भी करीब 500-600 करोड़ रुपए की खरीदारी हुई होगी। उसका रीजन साफ है। पहली बात तो है कि कैश मार्केट के एफआईआईज के आंकड़ों पर बाजार का रिएक्शन नहीं दिख रहा पिछले 4-5 सेशन से, भले ही वो पॉजिटिव हो। दूसरी बात है कि जब आप एक्सपायरी के हफ्ते में हो तो आंकड़े आपके लिए वायदा कारोबार के ज्यादा अहम हो जाते हैं कैश मार्केट के मुकाबले में, और यही वजह कि आप वायदा कारोबार के आंकड़ों के लिहाज से बाजार को एनालाइज करने की कोशिश करें तो बाजार का रिएक्शन एकदम जायज है। क्योंकि आप देखिए 870-75 करोड़ की बिकवाली इंडेक्स फ्यूचर्स में हुई है, 800 करोड़ से ज्यादा के स्टॉक फ्यूचर्स बेचे गए। तो ये संकेत साफ तौर पर आते हुए दिख रहे हैं कि इन आंकड़ों के बेसिस पर कि निफ्टी में और बैंक निफ्टी में शॉर्ट पोजीशंस एफआईआईज की तरफ से रोल ओवर होती हुई दिखी है, यानी कि स्टॉक्स को लेकर वो बहुत बेरिश नहीं है। और इंटरेस्टिंग बात देखिए, आप लगभग 1600-1700 करोड़ के आसपास की फ्यूचर्स की बिकवाली है, 870 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स और 800 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स, यानी कि 1670 करोड़ के 2300 करोड़ की जो खरीदारी का आंकड़ा आपको कैश मार्केट में दिख रहा है, 1700 करोड़ आप निकाल लें भारतीय इंफ्राटेल की ब्लॉक डील का, तो इसका मतलब साफ है कि कैश मार्केट में और वायदा कारोबार में आंकड़े बराबरी के हैं। उतने बुरे भी नहीं है जितने कि आपको वायदा कारोबार के आंकड़े दिख रहे हैं, न उतने पॉजिटिव है जैसा कि कैश मार्केट का फिगर दिख रहा है। यानी कि एफआईआईज का ट्रेड कल के सेशन में काफी हद तक न्यूट्रल रहा है। और उस लिहाज से अगर बाजार का आप रिएक्शन देखें तो बाजार का रिएक्शन कुछ हद तक रेलवे बजट पर और काफी हद तक एक्सपायरी पर रहा है। तो इन आंकड़ों को देखकर आप ये कह सकते हैं कि शायद आंकड़ों के लिहाज से कल थोड़ा सा एक ओवर रिएक्शन था, तो आज थोड़ी सी सेंसिबिलिटी लौटने की संभावना है या फिर थोड़ी स्टेबिलिटी आने की संभावना बनती है। तो डेफिनेटली इसमें कोई डाउट नहीं कि कैश मार्केट के आंकड़े पॉजिटिव है, डोमेस्टिक फंड्स ने भी थोड़ी खरीदारी की है। तो ओवरऑल उस लिहाज से अगर आप देखें तो बाजार के लिए संकेत आज आंकड़ों के लिहाज से बुरे नहीं है, न्यूट्रल से थोड़े से पॉजिटिव कहे जा सकते हैं। और मार्च सीरीज जनरली ये सीरीज जो है इसमें एडजस्टमेंट ज्यादा होते हैं, 31 मार्च ईयर एंड क्लोजिंग होता है। ये बताइए क्या रेंज बन रही है, लग कैसा रहा है कि ये सीरीज किस तरफ जा सकती है, तेजी हो सकती है यहाँ पर क्या? ये तो कल ही पता चलेगा, बजट के बाद ही। बजट के पहले अंदाजा लगाना शायद गलत भी होगा कि मार्च की सीरीज कैसे हो सकती है, लेकिन हाँ अब से लेकर बजट तक क्या हो सकता है उसका एक अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है जिस तरह की सीरीज की शुरुआत हुई है। सीरीज की शुरुआत में 2-3 बातें अहम है। एक तो ये कि पहली सीरीज के मुकाबले में हम कम ओपन इंटरेस्ट के साथ उतर रहे हैं, चाहे वो स्टॉक फ्यूचर्स हो या फिर निफ्टी फ्यूचर्स। और वैसे भी फरवरी की सीरीज में हमने हिस्टोरिकली हाई ओपन इंटरेस्ट के साथ शुरुआत की थी, तो उससे थोड़ा नीचे एक बड़ी इवेंट के पहले जा रहे हैं तो कोई गलत बात नहीं है। लेकिन रोलओवर्स जो होते हुए दिखे वो बड़े इन्वेस्टर्स की तरफ से या यूं कहें कि एफआईआईज की तरफ से शॉर्ट साइड पर काफी होते हुए दिखे, स्टॉक फ्यूचर्स में भी और निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी। यानी कि काफी हद तक आप ये कह सकते हैं कि कैश मार्केट की खरीदारी और बाकी शॉर्ट रोलर्स, यानी कि अपने पोर्टफोलियो को लेकर एफआईआईज कॉन्फिडेंट है, वो बिकवाली नहीं करना चाहते हैं, उन स्टॉक्स को होल्ड करना चाहते हैं लॉन्गर टर्म के लिए। लेकिन एक इवेंट के पहले हेजिंग करने के लिहाज से उन्होंने इंडेक्स फ्यूचर्स में बिकवाली करने का सोचा है या कुछ हद तक स्टॉक फ्यूचर्स में बिकवाली करने का सोचा है। तो हेजिंग की रणनीति के साथ थोड़ा सा कोशिश होकर एफआईआईज इस मार्केट में इस सीरीज में उतरने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी आंकड़ों को आप देखिए, अब से लेकर बजट तक के बारे में बाजार क्या सोच रहा है। जो हाईएस्ट ओपन इंडेक्स हम मार्च की सीरीज में शुरुआत कर रहे हैं, लोअर साइड पर 8500 है, ऊपर की तरफ 9000 है। तो इसका मतलब ये कि बाजार आज और कल बजट तक ये मानकर चल रहा है कि शायद लोअर साइड पर हम 8500 के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश करें, यानी कि 8500 का लेवल टूट के अगर नीचे की तरफ बाजार ट्रेड करने लगेंगे बजट के बाद या बजट के दौरान, तो फिर आपको एक डायरेक्शनल मूव नीचे की तरफ का आता हुआ दिखेगा और ऊपर की तरफ 9000 के पार निकलेंगे, यानी कि नया लाइफ हाई हम बनाएंगे, तो फिर एक बड़ी तेजी होती हुई दिखेगी। तो इस 500 पॉइंट की रेंज को ट्रेड करने की कोशिश बाजार अब से लेकर बजट तक कर सकता है, ये संकेत आते हुए दिख रहे हैं। इमीडिएटली सिर्फ आप आज के लिहाज से या फिर कल 11 बजे तक का अगर बाजार का डायरेक्शन लेना चाहें तो संकेत साफ है कि बैंक निफ्टी में शॉर्ट्स हैं, निफ्टी में शॉर्ट्स हैं, शॉर्ट रोल ओवर होते हुए दिख रहे हैं। रोल ओवर्स स्ट्रांग हुए हैं, चाहे वो निफ्टी में देखें चाहे बैंक निफ्टी में, लेकिन वो शॉर्ट साइड पर ज्यादा स्ट्रांग रोल ओवर होते हुए दिखें। एक अच्छा संकेत है कि आपके लिए बाजार की डाउन साइड रिस्क थोड़ी सी नीचे नजर आ रही है, लेकिन बजट के पहले 8800 के पार हम जाएंगे इसकी संभावना काफी कम है, क्योंकि कल के सेशन में वहां पर 8 लाख शेयर नए जुड़ते हुए दिखे कॉल में। तो आपके लिए अपसाइड लिमिट नजर आ रही है बजट के पहले 8800 की, और बजट के पहले नीचे की रिस्क अगर आप देखना चाहें तो 8500 के, हालांकि दूर है लेकिन आंकड़े यही सजेस्ट कर रहे हैं। और बजट से पहले बाजार की रणनीति बताने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे बड़े दिग्गज बाजार के जाने माने एक्सपर्ट गुलटेक चंदानी हमारे साथ
होंगे 9:30 बजे। वहीं 9:40 पर हमारे साथ एडलवाइस के रिसर्च हेड निश्चल महेश्वरी भी जुड़ेंगे। और मार्केट काउंटडाउन में एक्सपर्ट्स का पूरा पैनल हमारे साथ होगा। टेक्निकल नजरिया हमें बताएंगे आर के ग्लोबल के राकेश बंसल, फंडामेंटल राय लेंगे हम सुनील दमानिया से, और डेरिवेटिव नजरिया हमें बताएंगे आदित्य बिरला मनी के नेशनल डेरिवेटिव हेड हेमंत ठुकराल। चलिए और अब जानते हैं कि कल जिस तरह से बजट आने वाला है उससे पहले आज का सेशन कैसा हो सकता है, कैसे अप्रोच करें। वेट एंड वॉच की रणनीति रखनी शायद सही होगी, या फिर आपको लगता है आज उछाल में भी बिकवाली ही करना पैसा बना कर दे सकता है? हेमंत, भले हम ये कहना तो आसान है कि वेट एंड वॉच और आराम से देखकर बजट देखकर बाद में डिसीजन ले, और वो सही भी है और आसान भी है, लेकिन अल्टीमेटली आप देखेंगे बाजार में 1.25 लाख करोड़ 1.5 लाख करोड़ का वॉल्यूम आज भी होना ही है। तो अगर वॉल्यूम हो रहा है तो कोई न कोई तो पार्टिसिपेशन दिखा रहा है, तो पार्टिसिपेशन तो होगा, और उस लिहाज से मुझे लगता है कि एक मजबूत शुरुआत होने के आसार आप देख सकते हैं। उसके बाद 87.750 87.75 के आसपास आपको थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखे। लोअर साइड पर हालांकि डेटा दूर का सपोर्ट दिखा रहे हैं, इसलिए अंदाजा लगाना मुश्किल है, तो बेहतर ये होगा कि आप एक रेंडमली 8650 के आसपास का स्टॉप लॉस मानकर चल रहे हैं, क्योंकि आप पॉजिटिव शुरुआत की उम्मीद कर रहे हैं। 25-30 पॉइंट निफ्टी ऊपर खुल सकता है, तो फिर ऐसे में या तो कल के लोज का एक स्टॉप लॉस समझ लें जो कि शायद 8670 के आसपास का है, वो एक स्टॉप लॉस हो सकता है अगर आप 8700 के पार खुले तो। मैक्सिमम अपसाइड बजट के पहले शायद 8800 के ऊपर की बनती हुई नजर ना आए। अब अगर आप बजट के पहले ट्रेड करना ही चाहते हैं तो बेहतर ही होगा कि बजाय आप मार्केट पर एक ओवरऑल कॉल लें, ज्यादा बेहतर होगा कि ऐसे स्टॉक्स या सेक्टर्स पर फोकस करें जिनमें बजट से आप कुछ न कुछ उम्मीदें रखते हैं, तो एक अपमूव आपको उन शेयरों में पहले देखने को मिल सकता है। दूसरा है कि कल एक्सपायरी के दिन सिर्फ एक्सपायरी के प्रेशर की वजह से जो स्टॉक्स ज्यादा पिटे हैं वहां पर एक बाउंस बैक आपको आता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन अब से लेकर कल 11 बजे तक बजट पेश होने के पहले लाइटर रहना ज्यादा ठीक है, और अगर आप इन्वेस्टर के तौर पर हैं दो तरीका हो सकता है, या तो थोड़ा पैसा आज लगा लें, थोड़ा बजट को देखने के बाद लगाएं, और अब तक नहीं उतरे तो फिर एक दिन के रिस्क को छोड़कर अगर आप बजट के बाद भी उतरे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्ज करें कि बड़ा गेम चेंजर बहुत जबरदस्त पाथ ब्रेकिंग बजट आए और उसके बाद आपको निफ्टी को 400-500 पॉइंट ऊपर भी आपको एंटर करना पड़े, तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि फिर आप लंबे बुल रन में और घबराने की कोई जरूरत नहीं। अगर 400-500 पॉइंट की तेजी आप मिस भी कर जाएंगे, लेकिन अगर आप वो रिस्क नहीं लेना चाहते, आधा पैसा आज लगा लें, आधा पैसा कल बजट देखने के बाद सोमवार को या कल आप जैसा मार्केट ठीक समझे वैसा लगा सकते। तो ओवरऑल मार्केट में तो एक्शन रहने वाला है, आपकी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आपको रणनीति बनानी होगी। आज के लिए 8800 तक बाजार उछलने की कोशिश कर सकता है आंकड़ों के दम पर, और उस लिहाज से आप अपनी रणनीति बना करके चलिए। इकोनॉमिक सर्वे भी सीएनबीसी आवाज पर देखना ना भूलिएगा, 11-12 बजे के बीच ये सर्वे निकल कर आएगा। और कल हमने रेल बजट से क्यूज लेने की कोशिश की थी यूनियन बजट के लिए, और शायद आज हम इकोनॉमिक सर्वे से वो क्यूज लेने की कोशिश करते हुए दिख सकते हैं। बहरहाल एसजीएक्स निफ्टी 31 पॉइंट की शानदार उछाल के साथ आज शुरुआत हो सकती है, इसके संकेत दे रहा है। वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद बताएंगे कौन से वो स्टॉक्स हैं जहां पर आपकी नजर आज जरूर होनी चाहिए। बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन। वक्त हो गया अब ये जानने का कि कौन से शेयर हैं जहां पर आज आपको नजर बनाकर रखनी चाहिए, क्योंकि वो सुर्खियों में है खबरों में। और बताने के लिए जुड़ चुके हैं हमारी सहयोगी सोनम मेहता और पूजा त्रिपाठी। हाय, गुड मॉर्निंग। बताइए कौन से शेयर हैं आप लोगों के रडार पर आज? गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आपके रडार पर डीएलएफ का काउंटर होना चाहिए, जहां पे सेबी ने मार्केट रेगुलेटर ने डीएलएफ पर 86 करोड़ का जुर्माना लगा दिया है। यहाँ पे टॉप मैनेजमेंट पर भी पूरा जुर्माना लगाया गया है। यहाँ पे डीएलएफ पे ये जुर्माना आईपीओ में डिस्क्लेमर ठीक तरीके से ना देने के लिए ये जुर्माना लगाया गया है। इंडिया सीमेंट का काउंटर आज आपके रडार पर होना चाहिए। यहाँ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने इंडिया सीमेंट समेत 5 कंपनियों के करीब 233 करोड़ के एसेट्स जब्त कर लिए हैं। रोल्टा बीएल मतलब भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, एलएनटी और टाटा पावर के काउंटर पर नजर होनी चाहिए, जहां पे 2 कंसोर्टियम, जिसमें एक कंसोर्टियम है भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और रोल्टा का, और दूसरा कंसोर्टियम एलएनटी और टाटा पावर का। ये दोनों कंसोर्टियम सिलेक्ट हुए हैं डिफेंस मिनिस्ट्री के बैटलफील्ड मैनेजमेंट सिस्टम प्रोजेक्ट के लिए, और ये पूरा निवेश 50,000 करोड़ का है। एमसीएक्स कमोडिटी मार्केट रेगुलेटर एफएमसी ने एक्सिस म्यूचुअल फंड और रिलायंस म्यूचुअल फंड को एमसीएक्स में अपना स्टेक 5% तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। एमएससीआई इंडेक्सेस में होने वाले बदलाव के कारण कुछ काउंटर्स फोकस में आते हुए हैं, जहां पे एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में बॉश इंडिया को शामिल किया जा रहा है। एमएससीआई स्मॉल कैप इंडिया इंडेक्स में हैथवे केबल्स को बाहर किया जा रहा है। वही एमएससीआई इंडिया इंडेक्स में एसीसी, कोल इंडिया, हीरो मोटोकॉर्प का वेटेज बढ़ाया जा रहा है। वही इन्फी
HDFC का वेटेज कम किया जा रहा है और ये सब लागू हो रहा है आज से ही। यूनिटेक अपने ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी के मामले में हरियाणा सरकार ने कंपनी के खिलाफ FIR दर्ज की। एचएल फ्रंटलाइन के काउंटर पर नजर, जहां पे आज इसका ऑफर्स मार्केट में हिट होगा। प्रमोटर्स लगभग 8 लाख शेयर्स कंपनी के बेचने वाले हैं, लगभग 2.63% की इक्विटी। करंट होल्डिंग प्रमोटर्स की कंपनी में 89% की है। इसका फ्लोर प्राइस OFS का फ्लोर प्राइस 75 रुपए प्रति शेयर का तय हुआ है। मौजूदा भाव भी 74 के पास ही है। SBI यहाँ राइट्स इशू के जरिए 15,000 करोड़ रुपए जुटाने के लिए बैंक को शेयरधारकों की मंजूरी मिल गई है, जिसके जरिए कंपनी अपने जो ग्लोबल कैपिटल एजुकेसी नॉर्म्स है उसको पूरा करेगी। बैंक ऑफ बड़ौदा के काउंटर पर नजर, जहां पर प्रेफरेंशियल बेसिस पर सरकार को लगभग 6 करोड़ शेयर्स इशू किए जाएंगे। इसका इशू प्राइस 195 रुपए 60 पैसे प्रति शेयर से कम नहीं होगा, मतलब 13% प्रीमियम पे ये शेयर्स जारी किए जा रहे हैं। तमाम PSU बैंक आज आपके रडार पर होने चाहिए। सरकार ने 5 PSU बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक और IDBI बैंक के चीफ नियुक्त करने की प्रक्रिया को मंजूरी दे दी है, जिसमें कि जो कैंडिडेट है उसको कम से कम 15 साल का बैंकिंग एक्सपीरियंस और बोर्ड लेवल का कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। IFCA के काउंटर पर नजर, यहाँ पे केयर रेटिंग्स ने कंपनी के लॉन्ग टर्म बैंक फैसिलिटीज और लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स की रेटिंग को अपग्रेड कर दिया है। सूजन का काउंटर भी आज आपके रडार पर होना चाहिए। यहाँ 15 रुपए प्रति शेयर पर लगभग 13 करोड़ के FCCB शेयर्स आज लिस्ट होंगे। भारतीय इंफ्राटेल भारतीय एयरटेल के काउंटर पर नजर, जहाँ पे भारतीय एयरटेल ने कंपनी के कल भारतीय इंफ्राटेल के लगभग 5 करोड़ 50 लाख शेयर्स कल बेचे थे 350 रुपए प्रति शेयर पे। इससे भारतीय एयरटेल लगभग 1925 करोड़ रुपए जुटा पाई है, जिससे कंपनी अपने कर्ज को कम करेगी। अब बात करते हैं एक और फंड एक्शन की। ABG शिपयार्ड यहाँ DB इंटरनेशनल एशिया ने कंपनी के करीब 4 लाख शेयर्स 250 रुपए प्रति शेयर पर खरीदे। L&T फाइनेंस होल्डिंग्स में कंपनी के प्रमोटर L&T की तरफ से कुछ बिकवाली हुई है। कल के ट्रेडिंग सेशन में 2 करोड़ 40 लाख शेयर्स बेचे गए हैं। और एक्सपर्ट्स का पूरा दमदार पैनल है हमारे साथ। आज के ट्रेडिंग सेशन की रणनीति बनाने के लिए मार्च सीरीज की हो रही शुरुआत और वायदा कारोबार की रणनीति हम लेंगे चंदन तापड़िया से। आनंद राठी सिक्योरिटीज के डेरिवेटिव हेड हमारे साथ स्टूडियो में, और उनके साथ ही आप देख सकते हैं सुनील दमानिया भी है हमारे साथ फंडामेंटल राय देने के लिए। और दिल्ली स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ चुके हैं RK ग्लोबल के राकेश बंसल, टेक्निकल एक्सपर्टाइज लेकर। आप सबका स्वागत है। गुड मॉर्निंग चंदन। चूंकि सीरीज की शुरुआत हो रही है इसलिए आपके साथ शुरुआत की जाए। क्या संकेत मिल रहे हैं? मार्च सीरीज की शुरुआत किस तरह के नोट पर हुई है? हालांकि डायरेक्शन शायद आप ये कहेंगे कि बजट के बाद मिलेगा, लेकिन हम शुरुआत किस तरह से कर रहे हैं? लोग बुलिश है, बेरिश है, कॉशियस है? जी अनिल जी, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए लास्ट सीरीज है वो थोड़ा सा बाजार में काफी वोलेटाइल होने के बाद में प्रेशर रहा। लास्ट सीरीज में निफ्टी 3% डाउन था, बट बैंक निफ्टी है वो 9% से ज्यादा गिरा था। तो बाजार में जो प्रेशर था उसकी खास वजह थी बैंक निफ्टी में। अब मैं यहाँ पे रोलओवर डेटा की बात करूं तो निफ्टी फ्यूचर में 85.56% का रोलओवर हुआ है, जो पिछले 7 सालों का परसेंटेज टर्म में हाईएस्ट रोलओवर है। इससे पहले दिसंबर 2007 में 80.75% का रोलओवर हुआ था, जिस टाइम निफ्टी 6000 के आसपास था। तो हाईएस्ट रोलओवर ये इंडिकेट कर रहा है कि बाजार में बुल्स एंड बेयर्स दोनों अपनी पोजीशन बना के होल्ड कर रहे हैं। वो जो मेजर इवेंट है बजट का उसको ट्रैक कर रहे हैं, और उसीलिए देखें पिछली सीरीज में बाजार गिरा था, उसके बावजूद भी यहाँ पे लॉन्ग्स और शॉर्ट्स दोनों की पोजीशन यहाँ पे इंटेक्ट है, और जो साफ संकेत दे रहे हैं कि बाजार में वो वोलेटाइल स्विंग है आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। मैं बैंक निफ्टी की यहाँ पे बात करूं तो बैंक निफ्टी ने लगातार यहाँ पे बाजार को पिछली सीरीज में अंडर परफॉर्म किया था। निफ्टी 3% गिरा था, बट बैंक निफ्टी 9% ज्यादा गिरा था। निफ्टी टू बैंक निफ्टी का जो रेशियो है सीरीज के स्टार्ट में 2.25 2.27 था, जो गिर के 2.13 हो चुका है। और बैंक निफ्टी का रोलओवर भी देखें 65% हुआ है, जो कि पूरे NFO सेगमेंट में जितने भी स्टॉक्स है और जितने भी इंडेक्स है सबसे कम रोलओवर हुआ है। तो बैंक निफ्टी में लोअर रोलओवर इंडिकेट कर रहा है कि पिछली सीरीज में जो भी लॉन्ग स्ट्रेप हो चुके थे उन्होंने नई सीरीज में रोल ओवर नहीं किया, उन्होंने अपनी पोजीशन को एक्सरसाइज होने दिया, जबकि शॉर्ट्स को किसी भी कंडीशन में कवर करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि बाजार है वो लगातार पिछले 7-8 दिनों से बैंक निफ्टी इंडेक्स वो गिरता जा रहा था। तो ओवरऑल देखें बाजार में ऊपर के लेवल पे जरूर बिकवाली आ रही है, बट अभी भी मीडियम टर्म ट्रेंड है वो इंटेक्ट है। मैं नेक्स्ट सीरीज की OI कंसंट्रेशन की बात करूं तो सबसे ज्यादा पुट 8500 स्ट्राइक पे है, सबसे ज्यादा कॉल है 9000 के स्ट्राइक है। तो वो संकेत कर रहा है कि बाजार में नीचे में 8500 एक मीडियम टर्म सपोर्ट का काम करेगा, वहीं पे 9000 को फिलहाल निकालना मुश्किल रहेगा। वहीं छोटी रेंज की यदि 1-2 दिनों के लिए ट्रेडिंग की बात करें तो 8626 है वो इमीडिएट सपोर्ट का काम करता हुआ नजर आएगा, और ऊपर में 8820 निकालेगा, तभी बाजार में कोई वापस तेजी की संभावना यहाँ पे देखने को मिलेगी। चलिए राकेश, आपका ध्यान कैसा है? हमने देखा कल 8700 के नीचे क्लोज किया है निफ्टी, आप इसे किस तरह से पढ़ रहे हैं और चार्ट्स कितने कमजोर हो गए हैं? आप क्या रणनीति रखनी चाहिए?
गुड मॉर्निंग हेमंत। हेमंत, चार्ट्स तो काफी वीक हुए हैं, प्रेशर काफी टाइम से मार्केट के अंदर बना हुआ था। 8800 से लेकर 8840 टेक्निकली एक सप्लाई एरिया बन गया है। और मेरा ऐसा मानना है अगर कोई शॉर्ट टर्म के लिए बजट से पहले अगर मंदी नहीं करना चाहता है तो भी एक्सट्रीमली कॉशियस होना चाहिए। कल हमने आईटी के अंदर भी एक आईटी सेक्टर जो कि एक आउट परफॉर्म कर रहा था, उसके अंदर भी एक्सपायरी से पहले एक सप्लाई देखी थी। बैंकिंग में काफी वीकनेस है। पीएसयू बैंकिंग काउंटर्स के अंदर फ्रेश नीचे की तरफ ब्रेकडाउन हो रहे हैं। और निफ्टी ने भी जिस तरीके से कल एक मेल्टडाउन दिखाया है, मेरा ऐसा मानना है जिस तरीके से सिंगापुर निफ्टी एक ओपनिंग में गैप अप ओपनिंग के संकेत दे रहा है, अगर कोई बजट से पहले पोजीशन लेना चाहता है तो मेरा ऐसा मानना है सेल साइड की पोजीशन लेनी चाहिए। शॉर्ट टर्म के लिए, बजट तक के लिए मेरा ऐसा मानना है अनाउंसमेंट तक के लिए 8750 से लेकर 8760 एक सप्लाई एरिया, और निफ्टी नीचे में मेरा ऐसा मानना है 8615 से लेकर 8620 के स्तर नीचे में दिखा सकता है। ओके, तो ब्रॉडली सपोर्ट रेंज वही है 8620-25 के आसपास, जो कि चंदन भी कह रहे हैं, और ऊपर की तरफ 8750 के आसपास तक का एक अटेम्प्ट हो सकता है बाजार की तरफ, बाजार की ओर से बजट के पहले। यहाँ पर ये राय आती हुई हमारे दोनों एक्सपर्ट्स की, तो एक पॉजिटिव सेशन की उम्मीद करके आप चल सकते हैं आज के सेशन में। कुछ स्टॉक्स जो एक्शन में रहेंगे उन पर राय ली जाए। डीएलएफ, और सुनील आपसे राय लेना चाहता हूँ। खबर नहीं आ रही कि 80 करोड़ से ज्यादा का एक जुर्माना सेबी ने लगाया इनके आईपीओ में पूरे डिस्क्लोजर नहीं करने की वजह से। कंपनी पर भी है, प्रमोटर्स भी है और उनके सहयोगियों पर भी है। क्या एक्शन देखेंगे आप डीएलएफ में? क्या करना चाहिए? निफ्टी से भी बाहर निकल रहा है ये शेयर। डेफिनेटली अगर आप देखोगे अनिल, तो एक डीएलएफ एक ऐसी कंपनी है जो निफ्टी 50 में जब थी तभी इंस्टीट्यूशनल की जो होल्डिंग थी उसमें वो काफ़ी कम थी। वो एक क्लियर कट दिखा रही थी कि कहीं ना कहीं जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है वो थोड़े इसकी तरफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस की इशू की वजह से थोड़े बुलिश नहीं थे। नंबर 1। नंबर 2, अगर आपको याद हो तो ये तो एक फाइनेंशियल पेनल्टी लगाई है सेबी ने, लेकिन उसके पहले चंद महीने पहले उन्होंने प्रमोटर्स को डिबार किया था कैपिटल मार्केट एक्सेस करने के लिए, और वो केस अभी भी पेंडिंग है सेट में, तो शायद ये एक उसका एक एक्सटेंशन है। तो डेफिनेटली एक नेगेटिव न्यूज़ है। नंबर 3, अगर आप देखोगे रियल एस्टेट एज ए सेक्टर तो काफ़ी कोई तेजी का माहौल नहीं रहा है फरवरी में। वो भी क्लियर कट दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स इतने कंफर्टेबल नहीं है, और जिस तरह से रियल एस्टेट में जो इन्वेंट्री बिल्टअप हुई है ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, ऑल अक्रॉस द कंट्री, वो भी एक दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं जो डिमांड है कंज्यूमर ड्रिवन रियल एस्टेट के ऊपर वो भी काफ़ी अच्छी नहीं है। चौथी चीज ये है कि डीएलएफ कहीं ना कहीं ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो उसकी तरफ कोई ज्यादा पॉजिटिव नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो और एक्शन उनकी तरफ खिलाफ दिख सकती है। तो ये सब देखते हुए नहीं लगता है कि मुझे डीएलएफ कोई मार्केट आउट परफॉर्मर रहेगा। तो मेरी यही सलाह रहेगी कि अगर आपको नहीं एक्सपोजर लेना है रियल एस्टेट पे तो इसको डीएलएफ को आप डेफिनेटली अवॉइड कर सकते हो। अवॉइड करने की राय निकल कर आ रही है डीएलएफ पर, लेकिन वक्त है फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ बने रहेंगे और कुछ और इंटरेस्टिंग स्टॉक्स की चर्चा करेंगे जो आज खबरों में है, सुर्खियों में। आप देखते रहिए सीएनबीसी आवाज। और बाजार की आज नजर होगी इकोनॉमिक सर्वे पर। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि इकोनॉमिक सर्वे में 14वें वित्त आयोग की रिपोर्ट का जिक्र किया जाएगा। साथ ही ये भी पता चलेगा कि वित्त वर्ष 2016 और 2017 में वित्तीय घाटे के लक्ष्य में क्या कोई बदलाव किया जाता है या नहीं। इकोनॉमिक सर्वे पर विस्तार से बातचीत करते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय। लक्ष्मण, बताइए आज क्या आएगा इकोनॉमिक सर्वे में, क्या कुछ बातें होंगी? देखिए, इकोनॉमिक सर्वे में दरअसल ये आएगा कि वित्त मंत्रालय के जो सरकारी अर्थशास्त्री हैं वो देश की अर्थव्यवस्था के बारे में क्या सोचते हैं और उसको आगे पटरी पर ले जाने के लिए क्या कहेंगे। जिस पर सबकी निगाहें टिकी रहेंगी वो ये होगा कि इकोनॉमिक सर्वे को लेकर सुधार का डायरेक्शन किधर की तरफ दिख रहा है। क्या सरकार यहाँ पे कंजर्वेटिव व्यू ले रही है या फिर कुछ नई चीजें लेकर आ रही है। मिसाल के तौर पर फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करना सरकार के सामने बड़ी चुनौती है, तो दूसरी तरफ पब्लिक इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना दूसरी बड़ी चुनौती है। दोनों में कैसे सरकार सामंजस्य बैठाती है या फिर फिस्कल डेफिसिट प्राथमिकता देती है। तीसरी चीज यहां पे जो निकल कर आएगी वो खास तौर से ये होगा कि ग्लोबल इकोनॉमी के जो संकेत मिल रहे हैं उसके असर को कितना हम पूर्वानुमान कर पाते हैं, उससे बदलने के लिए अपने पॉलिसी के पास क्या तैयारियां हैं, इसको लेकर इकोनॉमिक सर्वे क्या कहता है ये देखना काफी अहम होगा, क्योंकि इसकी आशंका काफी जताई जा रही है कि ग्लोबल इकोनॉमी में कुछ असर यहां पे आने वाले दिनों में दिख सकता है। तीसरी चीज यहां पे आएगी इन्फ्लेशन को लेकर क्या टारगेट दिया जाता है, ग्रोथ को लेकर क्या टारगेट दिया जाता है। और चूंकि अरविंद सुब्रमण्यम का पहला यह पूर्ण इकोनॉमिक सर्वे बजट होगा तो यह भी उम्मीद
जताई जा रही है कि इकोनॉमिक सर्वे पर अरविंद सुब्रमण्यम का छाप यहां पर रहेगा। चूंकि वो अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड से जुड़े हुए हैं, बहुत हद तक संभावना है कि विदेशी कारोबार के बारे में कुछ अलग चैप्टर यहां पर जोड़ने की कोशिश करेंगे ताकि उनकी एक अलग छाप दिखे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इकोनॉमिक सर्वे में कई बार देखने को मिला है कि इकोनॉमिक सर्वे की कई बातें बजट में देखने को मिलती है, उसका अनुपालन होता है। तो ये देखना काफी अहम होगा कि ऐसी कौन सी बातें जिसको बजट में लिया जाए, और बजट से पहले का एक संकेत थोड़ा बहुत मिलने की संभावना रहती है इकोनॉमिक सर्वे से। इस वजह से इकोनॉमिक सर्वे काफी अहम होगा। बिल्कुल, बजट से पहले इकोनॉमिक सर्वे काफी अहम होगा, लेकिन बजट के ऊपर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। लक्ष्मण, ये बताइए बजट से क्या एक्सपेक्टेशंस करनी चाहिए, क्या हाइलाइट्स वहां पर देखने को मिल सकती हैं कल? देखिए, आम बजट को लेके पिछले एक महीने से यह संभावना जताई जा रही थी कि दिल्ली में चुनावी हार के बाद बिहार में चुनाव को देखते हुए सरकार कुछ लोकप्रिय लोक लुभावन ऐलान कर सकती है आम बजट में। लेकिन रेल बजट को देखने के बाद ऐसा लगता है कि लोकप्रिय सस्ती लोकप्रियता पाने वाले ऐलान की संभावना अब काफी कम है। हो सकता है कि इनकम टैक्स में कुछ छूट दी जाए, हाउसिंग सेक्टर के लिए कुछ छूट दी जाए, लेकिन कोई लोक लुभावन लोकप्रिय सस्ते ऐलान नहीं किए जाएंगे, इसकी संभावना अब काफी बढ़ गई है। लेकिन जिस तरह से रेल बजट में ध्यान दिया गया, तो हमें लगता है कि कुछ नए नए आइडियाज करके यहां पे आया जाएगा। इस बजट में कुछ बड़े नए आइडियाज देखने को मिलेगा, जिसका मकसद इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना होगा, जिसका मकसद विदेशी निवेशकों को आकर्षित करना होगा। निवेश के मोर्चे पर कुछ ठोस कदम उठाते हुए आप देखेंगे, और जो मौजूदा दिक्कतें हैं, जो खामियां हैं, उसको दूर करने की कोशिश की जाएगी। तो एक तरह से कह सकते हैं कि रिफॉर्म की तरफ तेजी से आगे बढ़ता हुआ बजट होगा, लेकिन आम लोगों के लिए सस्ती लोकप्रियता वाला बातें इस बजट में शायद देखने को ना मिले। बिल्कुल, तो साफ तौर पर बजट पर का फोकस ग्रोथ पर रहने वाला है, ये संकेत रेल बजट से आते हुए नजर आ रहे हैं। देखना होगा कल वित्त मंत्री अपना पहला फुल फ्लेज बजट जो पेश करेंगे, उसमें क्या कुछ निकल कर आता है मार्केट के लिए। लेकिन आपके लिए कल का दिन बेहद खास है। बाजार तो खुले हैं ही, नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन होगा, वही 9 बजे प्री ओपनिंग सेशन, 9:15 बजे से कंटिन्यूस ट्रेडिंग सेशन, 3:30 बजे तक बाजार रहेगा शनिवार होने के बावजूद, क्योंकि बजट है। और बजट आपको देखना है देश के नंबर 1 बिजनेस चैनल CNBC आवाज पर हमारे साथ। हम आपको बजट की हर बारीकियों से रूबरू करवाएंगे, एक डिटेल्ड एनालिसिस देंगे, और साथ ही आपके लिए एक्शनेबल पॉइंट्स भी कि बजट के प्रोविजंस के बेसिस पर आप क्या एक्शन ले बाजार में, अपने पोर्टफोलियो में कौन से स्टॉक्स खरीदे बेचे। ये बजट की स्पीच के दौरान ही जब वित्त मंत्री बात करते होंगे, हम आपके लिए रियल टाइम एनालिसिस लेकर आएंगे। तो कल पूरे दिन भर आपको CNBC आवाज के साथ बने रहना है। ये वक्त है फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे आपको कौन से वो स्टॉक्स हैं जहां पर आपको नजर जरूर बनाकर रखनी चाहिए आज। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ है, राकेश बंसल, चंदन तापड़िया और सुनील दमानिया। आगे बढ़ते हैं, कुछ और रणनीति की तैयारी करते हैं। चंदन, बैंक निफ्टी पर आपसे राय लेना चाहता हूं। पिछली सीरीज में एक अच्छा करेक्शन हुआ है। जनरली बुल मार्केट में ऐसा कम देखने को मिलता है कि 2 सीरीज में इतना बड़ा सेक्टर अंडर परफॉर्मेंस दिखाए। क्या मार्च सीरीज के लिए आपको बैंक निफ्टी के लिए कुछ बेहतर संकेत दिख रहे हैं? शॉर्ट कवरिंग या फ्रेश खरीदारी हो सकती है? जी अनिल जी, देखें बैंक निफ्टी काफ़ी अच्छा परफॉर्म पिछले कुछ महीनों में कर रहा था, और कुछ महीनों में देखें बैंक निफ्टी जिस हिसाब से निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा था, प्रॉफिट बुकिंग पेंडिंग थी, और उसी की वजह से यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिल रहा है। बट जो ये बिकवाली पिछली सीरीज में हुई थी, ये थोड़ी सी चिंता का विषय है, क्योंकि इस पूरी सीरीज में जो PSU बैंक्स है वहाँ पे सोर्स बने थे, और यहाँ पे लॉन्ग ट्रेडर्स वो काफ़ी ट्रैप हो चुके थे, और एक्सपायरी के एंड तक वो अपनी पोजीशन को रिकवर नहीं कर पाए थे। ओवरऑल देखें बैंक निफ्टी में रोल ओवर कम हुआ है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि अब ज़्यादा सोर्स की पोजीशन नहीं बची है, तो शायद यदि नीचे के लेवल से सपोर्ट लिए तो वापस बैंक निफ्टी में मोमेंटम बन सकता है। बट फिलहाल बैंक निफ्टी को थोड़ा सा टाइम लगेगा। यदि निफ्टी को परफॉर्म करना है तो बैंक निफ्टी को जरूर यहाँ पे लीड लेके और मूवमेंट दिखाना पड़ेगा। बैंक निफ्टी देखें नीचे में मेरा मानना है 18,300 एक इमीडिएट सपोर्ट रहेगा। यदि उन लेवल के आसपास आके टर्न मारता है तो वापिस थोड़ा सा एक सपोर्ट बेस बाइंग या शॉर्ट कवरिंग मूव है बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, 14% PSU बैंकिंग स्टॉक्स में कमजोरी देखने को मिली, और करीब 9.5% बैंक निफ्टी ने कमजोरी दिखाई है पिछली सीरीज में। देखना होगा इस सीरीज में इन दोनों ही इंडाइसेस का किस तरह का परफॉर्मेंस रहता है। लेकिन राकेश, इंडिया सीमेंट के चार्ट पर नजर डालकर बताइए कि यहाँ पर कितना दबाव देखने को मिल सकता है आज, क्योंकि यहाँ पर खबरें आई हैं कि ईडी ने करीब 118 करोड़ रुपए के जो एसेट्स हैं उनको अटैच किया है। चार्ट्स कैसे लग रहे हैं, और कोई ट्रेड बनता है कि आज के सत्र में? बिल्कुल हेमंत, इस स्टॉक के अंदर एक ट्रेड बनता है, एक नेगेटिव बायस है स्टॉक के अंदर। कल के सत्र में एक ब्रेकडाउन देखा गया है, और कल का वॉल्यूम एक्शन भी काफी ज्यादा था। स्टॉक में 100 रुपीज से लेकर 101 एक सप्लाई एरिया है। मेरा ऐसा मानना है 101 का एक स्टॉप लॉस होना चाहिए, और स्टॉक का जिस तरीके से स्ट्रक्चर है
एक गिरावट इसमें 91 रुपीज तक की नीचे में देखने को मिल सकती है। ओके, तो ये रायती विद्या सीमेंट में गिरावट के आसार नजर आते हैं अभी, लेकिन एक और स्टॉक है जहां पर एक्शन आज हो सकता है और वो है एसबीआई। सुनील, आपकी राय लेना चाहता हूं। 10,000 करोड़ के राइट्स इश्यू के लिए यहां पर मंजूरी लेने की बात की जा रही है। शेयर होल्डर्स काफी लंबे समय से बात चल रही है कि एसबीआई कोई एक क्यूआईपी या फिर राइट्स इश्यू के जरिए पैसे जुटा दे। क्या असर आप पड़ते हुए देखते हैं एसबीआई के स्टॉक पर, क्या करना चाहिए? अनिल जी, डेफिनेटली जिस तरह से जो एसबीआई का जो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स रहा है जो दिसंबर माह के लिए, वो काफ़ी कोई अच्छा नहीं रहा है। जिस तरह से कंपनी के बैंक का जो परफॉर्मेंस था वो भी इतना एक्साइटिंग नहीं रहा था। डेफिनेटली एक अच्छी है कि गवर्नमेंट को जो नॉर्मली सपोर्ट देती है पब्लिक सेक्टर में, ये गवर्नमेंट ये खुद बैंक अपने आप को कर रही है। इतना बुलिश नहीं हूँ एसबीआई और कंप्लीट पीएसयू पैक के ऊपर, बिकॉज जिस तरह से जो एनपीए का जो अभी भी एक हाव है और जो जिस तरह से हमारी जो रूरल इकोनॉमी, जो गांव की जो इकोनॉमी है, वो थोड़ी स्लो डाउन दिख रही है। अगर वो स्लो डाउन होती है डेफिनेटली इसकी इम्पैक्ट अपने को एसबीआई के एनपीए पे भी गिरेगी। नंबर 1। नंबर 2, जो आरबीआई का जो हम लोग सोच रहे थे कि कटौती करेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो भी नहीं हुआ है। तो वहां पे भी जो एनआईएम एक्सपांशन होने की जो संभावना थी वो भी थोड़ी कम लग रही है। तो वो देखते हुए नहीं लग रहा है कि एसबीआई कुछ नियर फ्यूचर में कोई मार्केट आउट परफॉर्मर है। मेरी सलाह यही रहेगी कि अभी उसको अवॉइड ही करें। ओके, वॉश चंदन, आपसे राय लेना चाहूंगा इस स्टॉक पर। एमएससीआई रीबैलेंसिंग आज के बाद से दरअसल होगी, आज क्लोजिंग जब बाजार हो जाएगा उसके बाद से। वॉश में माना जा रहा है कि $300 मिलियन के एस्टिमेटेड इनफ्लोज आने चाहिए। हाथवे केबल हालांकि आउटफ्लोज दिखा सकता है क्योंकि ये उस इंडेक्स से बाहर हो रहा है। उसमें एक अच्छी तेजी देखने को मिली है पिछली सीरीज में। क्या लगता है वो तेजी कंटिन्यू रह सकती है इस सीरीज में भी, और आज का आखिरी घंटे का मूव काफी इंपॉर्टेंट होगा फिर? जी हाँ, देखिए इस स्टॉक काफ़ी प्राइस का स्टॉक है, इसलिए इसमें डेरिवेटिव्स बिल्टअप इतना नहीं देखने को मिल रहा है। बट लगातार ये बाजार के सेंटिमेंट के साथ में यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिल रहा है। लास्ट सीरीज में 10% से ज़्यादा की बढ़त देखने को मिल रही है। यहाँ पे रोल ओवर भी देखें 88% के आसपास हुए हैं, तो अच्छे रोल ओवर इंडिकेट कर रहे हैं। जिनके पास भी लॉन्ग पोजीशन है वो अपनी कैरी कर रहे हैं। देखें इमीडिएट ट्रेंड इसका पॉजिटिव है, जरूर 5 दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है, बट जब तक ये 24,500 का लेवल नहीं तोड़ता है तब तक इसका जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव रहेगा। बट इसमें डेरिवेटिव्स डेटा इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है क्योंकि काफी कम वॉल्यूम और एक्टिविटीज स्टॉक में देखने को मिलती है। ओके, तो ये राय आती है इन स्टॉक्स पर। लेकिन सुज़लोन एक और स्टॉक है और राकेश, उस पर आपसे राय लेना चाहता हूं। चार्ट्स के लिहाज से जो 13 करोड़ शेयर एफसीसीबी की वजह से कन्वर्ट हुए हैं वो आज से लिस्ट हो रहे हैं। ये शेयर अलॉट हुए हैं ₹15.46 पे। स्टॉक का दाम 26 रुपए के आसपास है। क्या कहीं कोई सप्लाई आने के आसार हो सकते हैं, क्योंकि लगभग 10 रुपए का मुनाफा उन इन्वेस्टर्स को मिल रहा होगा जिन्होंने एफसीसीबी को शेयर में कन्वर्ट किया है? उस लिहाज से सुज़लोन के चार्ट्स कहीं कोई थकावट या कमजोरी के संकेत दे रहे हैं, या फिर इस खबर के चलते कमजोरी हो तो लोअर लेवल्स पर आप खरीदारी करेंगे? नहीं अनिल जी, इस खबर के चलते बिल्कुल इस स्टॉक के अंदर एक अच्छा रनअप देखने को मिला है। एक एग्जॉशन का पैटर्न जरूर बन रहा है, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, और जैसे आपने बताया करेक्शन स्टॉक में आ सकती है। अगर किसी ने निचले स्तरों पर लिया हुआ है तो मेरा ऐसा मानना है यहां पर मुनाफा वसूली की जा सकती है। स्टॉक में एक प्रॉफिट बुकिंग ट्रिगर हो सकती है, बट निचले लेवल पर 22 से 23 रुपए के अराउंड स्टॉक में एक सपोर्ट मिल सकता है। ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली करनी चाहिए, और करेक्शन आती है जिसकी संभावना मुझे लग रही है तो निचले स्तरों पर बाइंग भी की जा सकती है। ओके, चलिए, तो ये रहा सुज़लोन पर निकल कर आती हुई वक्त फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का। देखते उस पर कुछ और इंटरेस्टिंग स्टॉक्स पर चर्चा करेंगे। आप देखते रहिए सीएनबीसी आवाज, और आज ही नहीं कल का दिन भी सीएनबीसी आवाज को ही देखिएगा। बजट का दिन, बड़ा दिन, और आपको हम बताएंगे आसान भाषा में बजट। जी हां, हम आपके सामने पेश करेंगे बजट के दौरान किस तरह के शेयर्स पर आपको नजर रखनी चाहिए, और बजट के बाद बजट का मतलब सीधे हम आपको बताएंगे। तो आप जुड़े रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ, ठीक उसी तरह जिस तरह से कल आपने रेल बजट के दिन भी केवल एक ही चैनल देखा, और वो था सीएनबीसी आवाज। एक ब्रेक की तरफ ध्यान। हमारे एक्सपर्ट्स हैं हमारे साथ राकेश बंसल, चंदन तापड़े और सुनील दमानिया। और वायदा कारोबार के बैन में काफी स्टॉक चल रहे थे चंदन, खासतौर से रियल एस्टेट स्पेस से आईबुल, यूनिटेक, एचडीएल। अब ये एक्सपायरी के साथ बैन से बाहर निकल गए। यूनिटेक के लिए कुछ एक नेगेटिव खबर है कि एक एफआईआर दर्ज हुई यहाँ पर हरियाणा के मंत्री की तरफ से, ग्राहकों की चीटिंग के केस में करवाई गई। क्या लग रहा है इन स्टॉक्स में कहीं कोई ट्रेडिंग के मौके हैं आज लॉन्ग या शॉर्ट साइड पर?
जी देखिए अनिल जी, ओवरऑल देखें इनका मीडियम टर्म ट्रेंड है वो नेगेटिव है और ऊपर में यहाँ पे हर सीरीज में कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है। जरूर लास्ट सीरीज में इसमें थोड़ी सी रिलीफ देखने को मिली सी, 3 से 3.5% का यहाँ पे यूनिटेक में अपमूव देखने को मिला था, बट 19.5 20 जो इसका हर्डल जोन है उसको नहीं निकाल पाया। तो मेरे हिसाब से ये हर्डल है, लगातार काम करता रहेगा, ऊपर में 19, 50, 20 नहीं निकल पाएगा और नीचे में वापस फिसलता है तो 16 रुपए 15.5 रुपए तक जाने की गुंजाइश रखता है। वहीं HDL की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा सेंटीमेंट चेंज हो रहा है, क्योंकि देखें मिड ऑफ द मंथ में यहाँ पे एक अच्छा खासा बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला था जब लॉन्ग के एडिशन भी हुए थे और काफी लंबे समय के बाद में यहाँ पे लॉन्ग्स के एडिशन देखने को मिल रहे हैं। हालांकि स्टॉक ऊपर में 130 के लेवल को होल्ड नहीं कर पाया, 123 तक का अटेम्प्ट किया और वापस एक कंसोलिडेशन यहाँ पे देखने को मिला। मेरे हिसाब से यूनिटेक में यहाँ पे बिकवाली हो सकती है, बट HDL यहाँ पे अब जब तक 107 108 का लेवल होल्ड करता है तब तक 108 से लेके 125 के दायरे में ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। सुनील, भारतीय इंफ्राटेल मोबाइल टावर वाली कंपनी ने कल सक्सेसफुली जो हिस्सेदारी उनकी बिकनी थी भारतीय एयरटेल को जो बेचनी थी वो बेच दी है और ये हैंगओवर दरअसल अब खत्म हो गया है इस शेयर पर से। ये बताइए आप कैसे देखते हैं जिस तरह से कल 1.4 टाइम्स ज्यादा बोलियां आती हुई नजर आई हैं और भारतीय एयरटेल ने 1925 करोड़ रुपए जुटा लिए हैं। इस स्टॉक में क्या आज तेजी बन सकती है और आगे आने वाले समय के लिए आपका क्या व्यू है? देखिए हेमंत, हम लोग ने बहुत सारी कंपनी रिसेंट पास में देखे जहाँ पे प्रमोटर ने अपने स्टेक बेचे, फिर वो हीरो ग्रुप हो या TVS हो या इन्फोसिस हो, और जब जब ये हुई है तब तक वो कंपनियों पे दबाव काफ़ी दिनों तक रहा है। तो ये सेल होने के बाद भी हमने देखा है कि स्क्रिप्ट काफ़ी प्रेशर में रही थी। तो मुझे नहीं लगता है कि भारतीय एयरटेल में भी कोई और भारतीय इंफ्राटेल में भी कोई अलग माहौल रहेगा, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप देखोगे तो भारतीय इंफ्राटेल एक काफ़ी अच्छा मूव दिया है एक लास्ट 1 ईयर में, कुछ 160 170 के आजू बाजू चल रहा था एक साल पहले, आज वो 362 है। तो डेफिनेटली एक अच्छा काफी मूव है। मुझे नहीं लगता यहाँ से कुछ ज्यादा फंडामेंटली भी कोई स्कोप है कंपनी को आगे बढ़ने के लिए। डेफिनेटली मुझे लगता है कि जो प्रेशर कल हमने देखा था भारतीय इंफ्राटेल पे कुछ 3 साढ़े 3 टका नीचे था, नहीं लगता है कि अभी ये न्यूज आने के बाद इसका कोई ओवरहैंग जो खत्म हो गया, मेरे ख्याल से जो डाउनवर्ड पैटर्न साइड चालू रहेगी आगे जाके भी। किस तरह के लेवल्स देखते हैं आप आगे आने वाले दिनों में इस शेयर पे? हेमंत, मैं कुछ लेवल तो नहीं बता पाऊंगा क्लियर कट, बिकॉज वो टेक्निकल का काम होता है ज्यादा, लेकिन यहाँ से मुझे नहीं लगता है कि कोई स्क्रिप आपको आउट परफॉर्म करती दिखे। ओके, आउट परफॉर्मेंस की उम्मीद नहीं है यहाँ पर इन शेयरों में, ये मानना है यहाँ पर हमारे एक्सपर्ट्स का भारतीय इंफ्राटेल और भारतीय एयरटेल के लिए। लेकिन स्पाइसजेट लगातार सुर्खियों में और ये स्टॉक कल भी खबर आई है कि 500 करोड़ रुपए और इनके प्रमोटर्स ने डाले हैं। यहाँ पर चार्ट्स क्या कह रहे हैं राकेश, क्या अब भी खरीदारी का मौका है इतने अच्छे रनअप के बाद? अनिल जी, एक अच्छा खासा एक इसके अंदर रनअप देखा और कल इस खबर से पहले स्टॉक ने हल्की सी करेक्शन ली थी। ट्रेंड क्लियरली पॉजिटिव है और जिस तरीके से इसका टेक्निकल स्ट्रक्चर है, निचले स्तरों पे देखें तो 23 रुपए से लेकर 23 रुपए 50 पैसे नीचे में एक अच्छा सपोर्ट है और इसमें एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ और जिस तरीके से ब्रेकआउट है, प्राइस वॉल्यूम एक्शन है, मेरा ऐसा मानना है 28 रुपए तक के लेवल्स इसमें ऊपर में देखने को मिल सकते हैं। ओके, 28 तक के लेवल्स ऊपर में देखने को मिल सकते हैं स्पाइसजेट में, ये राय दे रहे हैं हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट। वक्त है फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर करेंगे पहला सौदा और प्री ओपनिंग सेशन भी। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ।